हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश आउट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। क्या हाल है आप सभी के? तो फाइनली आप सभी को पता है कि आईपी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आईपी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। काफी बच्चे कुछ गलतियां कर लेते हैं आईपीयू के काउंसलिंग फॉर्म में। और एक चीज मेक श्योर कर लेना यार कि फॉर्म भरते हुए आपको किसी भी तरह की ना कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें करेक्शन विंडो ओपन होने का कोई वेट नहीं करना है। बहुत टाइम है आपके पास। आईपी की जो लास्ट डेट है काउंसलिंग फॉर्म फिल करने की, ये एक नोटिस आया हुआ है जिसपे आईपी ने बताया कि जो उसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो है 10 जून। 10 जून है वो लास्ट डेट जब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अभी हमें कोई भी ऐसी जल्दबाजी नहीं दिखानी है कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि हम कुछ इनकरेक्ट डिटेल्स फिल कर दे गलती से ही, अनइंटेंशनली। ठीक है, क्योंकि करेक्शन विंडो का कोई भी इंतजार नहीं करना है हम लोगों को। यहाँ पे देखो, ये जो नोटिस आया हुआ है, ये नोटिस आया था 28 मई को, और यहाँ पे जो फॉर्म रिलीज हुआ है आपका वो 28 को रिलीज हुआ था, और जिसकी लास्ट डेट है 10 जून। तो बहुत समय है हमारे पास। आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले जाना है आपको आईपी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन वेबसाइट पर। आईपीयू की जब मेन वेबसाइट पे जाओगे, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो। अब उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखो आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2024, और यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालना है। लॉगिन आईडी आपको याद होगा, यूजर आईडी आपने इनिशियली जब हमने फॉर्म फिल किया था सीईटी का, तो वहां पे आपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया था। तो वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डालोगे आप, और आपका फॉर्म फिल हो जाए। ये विंडो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब जब ये, उसके बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास जिन कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई करना था, यहाँ सीधा आप चले जाना माय एप्लीकेशन पे। माय एप्लीकेशन पे आपके पास आ जाएगा जिन जिन कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया था वो कोर्सेज आ जाएंगे। और यहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच भी है। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारे यहाँ ना ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखोगे कि इस बच्चे ने, जिस भी बच्चे का मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे देखो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 बार शो कर रहा है। एक के नीचे कोई डेट नहीं है, और दूसरे वाला जो है वहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 28 मई को हुई थी। तो आपको वही वाला फिल करना है जिसपे डेट लिखी हुई है। ठीक है, तो 2 बार शो करेगा, बीसीए भी और बीबीए भी। अब आपने जिस भी कोर्सेज के लिए फिल किया हुआ है वहां पे जाओगे। आपने लेट से कोर्स फिल किया हुआ है बीबीए, तो हमने यहाँ पे ओपन किया, नीचे कैप्चा कोड है वो डाल दिया। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा आपके पास। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स दोबारा डालनी है। जो डिटेल्स आपने स्टार्टिंग में डाली थी, यहाँ पे दोबारा डिटेल्स आप करेक्ट कर सकते हो। जब आईपीयू सीईटी का फॉर्म फिल किया था तो वहां से ये ऑटो पे कर लेगा डिटेल्स, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस है जो हमने आईपीयू सीईटी के में गलत कर दिए थे, तो यहाँ पे वो चेंजेस आप कर लोगे। ठीक है, अब लेट से जो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, उसके बाद आपके पास, क्योंकि आईपीयू में मैंने बताया कि रीजनल चलता है, कि आपकी जो स्कूलिंग है वो कहां से, आपने जो क्लास 12th है वो कहां से भी पास किया हुआ है, दिल्ली से, दिल्ली एनसीआर से या आउटसाइड से। ठीक है, तो आप डाल दोगे दिल्ली एनसीटी। ठीक है, अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली एनसीटी, अदरवाइज आप डाल दोगे आउटसाइड दिल्ली। ठीक है, उसके बाद आपका रिलीजन, कैटेगरी, कि जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप, सब कैटेगरी, सब डिटेल्स में आ जाएगी। अगर आपके पास कोई आर्मी पर्सनल का कोई लेट से कोटा है तो यहाँ पे सीडब्ल्यू कोटा भी चलता है। वार्ड्स ऑफ जेएनके कश्मीरी माइग्रेंट अगर हो आप, आर्मी पर्सनल्स, और सेलेक्ट एनी सब्जेक्ट कैटेगरी। ये तब होता है कि लेट से आपने कोई माइनॉरिटी से हो, आप सिख माइनॉरिटी, लाइक जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी में से अगर बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी डालने के बाद में हम कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो बच्चे ना बार बार मुझसे पूछ रहे थे, सर कि ये क्या है, ये जो बैंक डिटेल्स है ये हमें डालना है या नहीं डालना है। तो काफी बच्चे गलतियां क्या करते हैं, अब ये चीजें नोट कर लेना कि जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि यार बैंक डिटेल्स में उन्हें लगता है कि आईपीयू जाके उनके अकाउंट बैलेंस चेक करने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आईपीयू जो आपका बैंक डिटेल्स मांगता है ना, वो इसलिए मांगता है इन केस इन फ्यूचर अगर आपको कभी रिफंड लेना हो,
कि जो भी अगर आपको सीट आपने लेट से आपने इनिशियली एडमिशन ले लिया और बाद में आपको आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाता है, किसी और कॉलेज में हो जाता है, अब आईपीयू से आपको अगर अपनी फी रिफंड लेनी है तो वो रिफंड आपको सीधा आपके अकाउंट में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो अकाउंट डिटेल्स आप डालोगे यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म में उसी बैंक अकाउंट में आपका जो अमाउंट है वो रिफंड आता है। यहाँ पे मेक श्योर कर लेना कि जो बैंक डिटेल्स है वो एकदम करेक्ट हो। यहाँ पे बैंक डिटेल्स गलत मत डालना, नुकसान करवा ले जाओगे अपना, क्योंकि इसमें बाद में आईपीयू कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपका अमाउंट रिफंड नहीं आता है तो। ठीक है, अब जब आप अकाउंट डिटेल्स डाल लोगे, अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे पासबुक चेक की फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसका साइज होना चाहिए 10 KB टू मैक्सिमम 500 KB। आप कैंसिल चेक या अपने जो पासबुक है उसका फर्स्ट पेज की फोटोग्राफ आप अपलोड कर लोगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट, और मेक श्योर अगेन बता रहा हूं यार कि कोई भी डिटेल इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। करेक्शन विंडो का वेट नहीं करना है हमें, बहुत टाइम है, आप 2 बार चेक करो 3 बार चेक करो, लेकिन डिटेल शुड बी करेक्टेड। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्लास 10th की उसके बाद आ जाती है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे आप देखोगे कि आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को ऐड करना है। यहाँ पे अगेन कि आपका क्लास 10th का स्कोर कार्ड, यहाँ पे क्लास 10th सारे पास हो गए, आप कौन से ईयर में पास किया हुआ है, अपना रोल नंबर चेक कर लेना कि करेक्ट होना चाहिए, कौन से बोर्ड से किया है, कौन से स्कूल से किया है, रिजल्ट मोड सीजीपीए में था या परसेंटेज में। फिर आपका सीजीपी अगर परसेंटेज में स्कोर है तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जितने आपको अलॉट हुए थे उसमें कितने आपने ऑब्टेन किए, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन, अब आपके 12th के मार्क्स अपलोड करने होते हैं यहाँ पे। पहले जब आपने किए थे, जब आपने सीईटी का फॉर्म फिल किया था तो वहां हमने 10th के मार्क्स अपलोड किए थे। तो यहाँ पे आपके पास दोबारा चांस है कि ये वैसे से ऑलरेडी फिल होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार गलत हो गया था मुझसे रोल नंबर या मार्क्स गलत फिल हो गए थे, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, लेकिन इसके बाद आपको ये अवसर नहीं मिलने वाला है। तो एक चीज का ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं कि गलती की गुंजाइश कम से कम। ठीक है, उसके बाद अब क्लास 12th की डिटेल्स यहां फिल करनी है। अगेन आपका पासिंग स्टेटस, कि अगर यहां पे कोई बच्चा ऐसा है जो अपीयरिंग है जिसका रिजल्ट अवेटेड होगा तो वो अपीयरिंग में जाएगा, जिनका रिजल्ट आ चुका है वो पास पे क्लिक करेंगे। पासिंग ईयर, रोल नंबर अपना क्लास 12th का, फिर आपका बोर्ड, कौन से बोर्ड से हो, कॉलेज स्कूल का नाम, आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया हुआ है, सबका कितना मार्क्स आए हुए हैं, लाइक मैक्सिमम मार्क्स। अब यहाँ पे भी एक और डाउट रहता है बच्चों को, बच्चे कहते हैं कि सर मेरे पास टोटल 6 सब्जेक्ट से या 5 सब्जेक्ट से, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे बेस्ट 4 के या बेस्ट 5 के स्कोर डालते हैं। यार यहाँ पे आपको अपना क्लास 12th का जितने भी सब्जेक्ट्स है ना आपके पास, लेट्स से यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, यू हैव 5 सब्जेक्ट्स, टोटल स्कोर डालना है, बेस्ट 3 बेस्ट 4 का नहीं डालना है। वो आईपीयू बाद में ऑटोमेटिकली आपका कंसीडर कर लेगा कि अगर बेस्ट 4 का देखना है, बेस्ट 5 का देखना है। ठीक है, यहाँ पे बस मिनिमम मार्क्स आपको पता है आईपीयू में, क्योंकि 12th के स्कोर पे एडमिशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए इन बेस्ट 4 इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे आप अपना जितना भी टोटल, लेट से आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है तो आपको 6 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली 600 जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं वो, और परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे ना आपको सब्जेक्ट वाइज आपको स्कोर नहीं ऐड ऑन करना है, जो डीयू में करना होता है। डीयू में अक्सर मैं बताता हूं यार कि जब आपको डीयू सीएसएस फॉर्म भरोगे, सीएसएस पे ऑलरेडी एक वीडियो हमने डाल दी है चैनल पे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको मिल जाएगी। वहां पे आप जाके देखना कि क्लास 12th के मार्क्स कैसे अपलोड करने हैं। सबसे ज्यादा बच्चे कहीं गलती करते हैं डीयू सीएसएस में, तो वो मार्क्स अपलोड कैसे करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सिर्फ आपको मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन डालना है, परसेंटेज अपने आप आ गया। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपके पास मार्क्स में ऐसे आएगा कि आपके पास लेट्स से यू आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है इंग्लिश के, तो वहां पे आपके पास इंग्लिश, उसके बाद आपके थ्योरी में कितने मार्क्स की थ्योरी थी और आपने कितने ऑब्टेन किए, फिर कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल था, कितने ऑब्टेन किए हैं, ये सारी चीजें डालनी होती है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आपका थ्योरी आता है 80 मार्क्स का, लेट से आपके आए हुए हैं 70, और प्रैक्टिकल जो आपका आता है वो आता है 20 मार्क्स का, उसमें जितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो डालने इंडिविजुअली। ऐसी गलती मत कर देना कि हम यहाँ पे जो मार्क्स है वो भी डाल रहे हैं, थ्योरी भी डाल रहे हैं 100 में से और प्रैक्टिकल भी डाल रहे हैं 100 में से। ठीक है, ये गलती मत कर देना। एंड में अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे, डीयू कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है इन चीजों में। ठीक है, चलो अब यहां पे मार्क्स डालने के बाद फिर हम आ जाते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको डालनी है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपका एड्रेस,
आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑल्टरनेट ईमेल आईडी एंड ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो। आप चाहते हो तो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट कर जाओगे। अगर आपका सिमिलर नहीं है तो यहाँ पे आपको दोबारा एड्रेस फिल करना होगा जो आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस होगा वो आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद फिर अब आ जाते हैं हम लास्ट पेज पे जहां पे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा हमें। अब डॉक्यूमेंट इमेज और जो सिग्नेचर है वो पहले से अपलोडेड है, लेकिन यहां पे जब आप 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे ना यार, तो 12th की मार्कशीट आपकी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट पे होनी चाहिए कि आपने उस पे सिग्नेचर। बच्चे कहते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेंगे, तो आपकी मार्कशीट का प्रिंट आउट लेना और उस पे सिग्नेचर करने के बाद आपको स्कैन करके अपलोड करनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने डायरेक्ट डाउनलोड की और डायरेक्ट अपलोड कर दी, वो नहीं करना है हमें। डिजी लॉकर से भी अगर है तो उसका प्रिंट निकालने के बाद उस पे सिग्नेचर करने के बाद ही हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये तो वो है कि लेट से मैं 10th एंड 12th की मार्कशीट कह रहा हूं। अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो वो सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज मेक श्योर कर लेना कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो सारे ही सेल्फ अटेस्टेड करके हमें अपलोड करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे एडिट एंड अपलोड अगर आपको चेंज करना है तो आपने अगर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे। यहाँ पे अपनी डिटेल्स को कम से कम 2 बार चेक करते हैं यार। मैं अगेन बता रहा हूँ, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। जैसे ही आप अपलोड कर लोगे, यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद आपको एग्री करना है, सेव एंड फाइनल सबमिट। सेव एंड फाइनल सबमिट के बाद आप ये फॉर्म को चेंज नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इन चीजों का कि कोई भी डिटेल इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप खुद से फिल कर रहे हो तो कोई भी डिटेल्स इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। और बहुत इजी फॉर्म है। इनकेस अगर आपको ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर फिर भी कोई ऐसा डाउट आता है आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। योर CUET गाइड मेरा पेज का लॉगिन है, पेज का आईडी है, मैं आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे अगर कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू IPU तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपनी फीस पे कर दोगे और आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये फेज 1 था। इसके बाद फिर स्टार्ट होगी हमारी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद मतलब इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट के बाद फ्रीज एंड फ्लोट आएगा। ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे मैं गाइड करता रहूंगा, तो मेक श्योर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। तो अगर इसमें अब कोई डाउट आता है आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।